हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे। आज हम करेंगे अपना BPAG 172 का यूनिट 13, जिसका नाम है डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल गवर्नेंस। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर हम इस पूरे चैप्टर को एक साथ पढ़ने वाले वन शॉट के अंदर, जिसका नाम है डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल गवर्नेंस। तो स्टार्ट होते हैं। इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स होने वाले हैं। पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है, इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, क्यों जरूरत है किसकी डिसेंट्रलाइजेशन की, कौन कौन से डायमेंशन है किसके डिसेंट्रलाइजेशन के। हम इंडिया का पैटर्न समझने वाले हैं, ठीक है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखने वाले हैं और क्या क्या इसके फीचर है, ठीक है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाले गए हैं। 73rd और 74 कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट हुई थी उसके क्या फीचर है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को समझने वाले हैं और अर्बन लोकल बॉडी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। जिस बच्चे ने बीपीएससी 102 का 73rd और 74th चैप्टर 73rd और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाला चैप्टर पढ़ के आए हो तो ये चैप्टर काफी आपको इजी लगने वाला है, ठीक है। और वैसे ये है भी काफी इजी, तो इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, तो दिक्कत विक्कत मत लो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है। डिसेंट्रलाइजेशन एक मतलब क्या है कि एक बेटर गवर्नेंस के लिए एक इंपॉर्टेंट करेक्ट आइडिया है, ठीक है। जो डिसेंट्रलाइजेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिटिकली करेक्ट आइडिया है एक अच्छी गवर्नेंस के लिए आज के टाइम पर, ठीक है। क्या होता है कि इसके अंदर जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होता है ना वो इंक्रीज होता है, ठीक है। अगर आप डिसेंट्रलाइज करोगे, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि एक सेंटर गवर्नमेंट नहीं होती, ठीक है, जैसे कि एक सरकार नहीं होती, सेंटर में कोई नहीं होता, डिसेंट्रलाइजेशन होता है, हायरार्की होती है, जैसे कि सेंटर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड देन लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर कोई एक सेंटर गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है, सेंट्रलाइजेशन नहीं है, डिसेंट्रलाइजेशन है। स्टेट गवर्नमेंट भी है, लोकल गवर्नमेंट भी है और सेंटर गवर्नमेंट भी है। आगे समझ में। तो क्या बोला जाता है, जब डिसेंट्रलाइजेशन रहेगा तो ये अनकरेज करेगा, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करेगा, गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिवनेस बनाएगा, ठीक है, और प्लानिंग को इंप्लीमेंट कराने में इंप्रूव करेगा, और जो स्कीम होगी डेवलपमेंट स्कीम इन सबको क्या करेगा, इंप्लीमेंट करने में काफी इंप्रूव करेगा, ठीक है। क्या होता है कि इसके अंदर डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है कि इसके अंदर गवर्नेंस के अंदर ग्रास रूट लेवल पर क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, दिक्कत विक्कत मत लो, आगे मैं आपको बता दूंगी। तो कॉन्सेप्ट समझते हैं डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है। तो डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन जिसके अंदर आप पावर को ट्रांसफर कर देते हो, अथॉरिटी को जो गवर्नमेंट है उसको क्या कर देते हो, ट्रांसफर कर देते हो फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट से किसमें, लोअर लेवल गवर्नमेंट में, ठीक है, अलग अलग फील्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बना देते हो। क्या बोला इसने कि जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक पावर नहीं होती, एक अथॉरिटी नहीं होती, सिर्फ एक सरकार नहीं होती, उसके अंदर जो सेंटर गवर्नमेंट है ना, जो एक गवर्नमेंट है उसको क्या कर देते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उसको ट्रांसफर कर देते हैं कहां पर, लोअर लेवल पर, ठीक है, नीचे के दबके पर, कि लोकल गवर्नमेंट एंड देन स्टेट गवर्नमेंट, फिर उसके बाद सेंटर गवर्नमेंट, ठीक है, अलग अलग फील्ड में उसको क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। इसका एम होता है कि डिस्ट्रीब्यूट करना किसको, डिसीजन मेकिंग पावर को, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अलग अलग लेवल पर, ठीक है, कि मतलब जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है, एंड देन उसके बाद जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है उसके पास भी है, सेंटर गवर्नमेंट के पास भी है। तो हमने क्या कर रखा है, जो डिसीजन मेकिंग पावर है ना वो सिर्फ एक के पास नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ सेंटर गवर्नमेंट के पास नहीं है, वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कानून है जो इंप्लीमेंट किए जाते हैं, वो सिर्फ सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो स्टेट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो लोकल गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो अलग अलग लेवल पर हम क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन प्रमोट करता है किसको, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को। किसको प्रमोट करता है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को, मतलब यहाँ पर लोगों का पार्टिसिपेशन ज्यादा होता है। ये इंक्रीज करता है किसके, सिटीजन के पार्टिसिपेशन को डिसीजन मेकिंग में, ठीक है।
और लोकल जो कम्युनिटीज है उनको पॉलिटिक्स के अंदर लेकर आता है। ठीक है, जब लोकल गवर्नमेंट रहेगी तो वो लोकल जो इश्यूज है उनको क्या करेगी, खत्म करेगी वहां से। ठीक है, अब लोकल लेवल पर गवर्नमेंट है तो वहां के जो लोकल पीपल है वो उसके अंदर क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में। ठीक है जी, आया समझ में। आगे चलते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन क्या करता है कि ये प्रमोट करता है लोकल गवर्नमेंट को। ठीक है, एम्पावर करता है, उसको ऊपर बढ़ाता है। ठीक है, प्रमोट करता है डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस को। ठीक है, इफेक्टिव और रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट लेकर आता है। जैसे कि बात करें, गांव में होते हैं सरपंच जो कि पंचायती राज के अंदर आते हैं। पंचायती राज क्या है, लोकल गवर्नमेंट है। ठीक है, अब जो वहां का सरपंच है वो लोगों को रिस्पॉन्स करता है ना, ठीक है, वो इफेक्टिवली काम करता है ना, क्योंकि अगर वो नहीं करेगा तो वहां के लोग क्या करेंगे, उनसे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे कि देखो हमने आपको गांव का सरपंच बनाया है, किस लिए बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इफेक्टिवली काम किया जाता है। जो वहां के लोकल इश्यूज होते हैं उनको साथ के साथ खत्म किया जाता है। ठीक है, जो उनकी नीड्स होती है उनको पूरा किया जाता है और इसको अकाउंटेबल बनाया जाता है। ठीक है, अब जो गांव का सरपंच होगा भाई वो ऐसा थोड़ी नहीं बोलेगा कि नहीं मैं तो सुनूंगा ही नहीं, तुम कुछ भी बोलते रहो, है ना। उसको इफेक्टिवली काम करना पड़ेगा। अगर उससे कुछ भी गलती होती है, कहीं भी कोई भी इशू आता है तो उसका जवाब उसको देना पड़ेगा। डिसेंट्रलाइजेशन एक आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल है। ठीक है, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है सेल्फ रिलायंस बनना। ठीक है, कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर नहीं है। ठीक है, हम किसी अदर गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर नहीं है। हमारे यहाँ पर जो लोकल गवर्नमेंट है वो काफी डेवलप करती है। ठीक है, डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग होना, लोगों का डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होना। अब गांव में ग्राम सभा होती है, वहां पर लोग क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। जो भी गांव के लिए प्लानिंग बनाई जाती है, जो भी गांव के लिए पॉलिसीज बनाई जाती है, वहां पर लोग उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। पॉपुलर पार्टिसिपेशन होता है। ठीक है, गवर्नमेंट के अंदर किसका, लोगों का। अकाउंटेबिलिटी होती है लोगों के प्रति, सिटीजन्स के प्रति। ठीक है, तो ये हुआ डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है जी, आगे चलते क्यों जरूरी है ये डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब एक पावर क्यों नहीं हो सकती, एक सरकार क्यों नहीं होनी चाहिए, क्यों आप डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करते हो पावर को और अथॉरिटी को, क्यों जरूरी है। पहला तो देखो क्या है कि जो बेसिक पब्लिक गुड्स होते हैं जैसे फूड, हाउस, वाटर, ये लोकल यूनिट होते हैं। ठीक है, ये लोकल यूनिट होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के। अब आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट बना दोगे, ठीक है, बस एक सरकार बना दोगे। अब जैसे कि पीएम मोदी है, उनकी अगर हम एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएंगे कि पीएम मोदी को पता चलेगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोगों के पास खाने की कमी है। ठीक है, कहां पर लोगों के पास हाउस नहीं है, पानी की कमी है। अब एक सरकार तो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती, लेकिन अगर वहां पर लोकल लेवल पर गवर्नमेंट होगी तो वो क्या करेगी, जो वहां के लोकल इशू होंगे पानी को लेकर, घर को लेकर, फूड को लेकर, उनको क्या करेगी, ठीक करेगी। ठीक है, सेकेंडली क्या बोला जाता है, जो रूरल एरिया है वो क्या करते हैं, लिंक करते हैं नेशन से, वूल से। देखो कि काफी आज के टाइम पर बहुत सारे पीपल है जो कहां पर रहते हैं, रूरल एरिया के अंदर रहते हैं, गांव के इलाके में रहते हैं। ठीक है, अब वो काफी दूर होते हैं किसी अर्बन एरिया से। ठीक है, अर्बन एरिया से काफी दूर होते हैं, तो उनको क्या करता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना, वो लिंक करता है, क्या करता है, लिंक करता है पूरे देश से। ठीक है, तो लोकल गवर्नमेंट का होना काफी जरूरी है। थर्ड क्या बोला जाता है, थर्ड बोला जाता है कि हमारी कंट्री के अंदर, काफी कंट्री के अंदर सोशियोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। क्या है, सोशियोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। लैंग्वेज के बेस पर, एथिक के बेस पर, किसी का अलग कल्चर है, किसी का अलग रिलीजियस है। ठीक है, काफी डिफरेंसेस है। तो एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है जो डिसेंट्रलाइज हो। ठीक है, जो कि उनके रीजनल डाइवर्सिटी को रिस्पॉन्स कर सके। अगर हम एक सरकार रखेंगे, अब वो किसी और लैंग्वेज की हो सकती है सपोर्ट करने वाली, वो अलग रिलीजियस की होने लगती है। ठीक है, अब उनको ऐसा नहीं लगेगा ना कि हमको तो सपोर्ट ही नहीं किया जा रहा, हमको तो आगे रिप्रेजेंट ही नहीं किया जा रहा। ठीक है, जब हम अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट बना के रखेंगे तो सबको वहां पर रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो क्या बोला जाता है, एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है जो कि इस रीजनल डाइवर्सिटी को रिस्पॉन्स कर सके। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन होना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। फोर्थ बोला जाता है कि देखो जो लोकल गवर्नेंस है उसके अंदर क्या होता है कि वो डेवलपमेंट पर्पस के लिए क्या करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन जो प्लानिंग है
वो हेल्प करता है लोकल जो रिस्पॉन्स में, ठीक है, बेटर गवर्नमेंट आउटकम लेके आने की कोशिश करता है, ठीक है। मतलब जो लोकल लेवल पर जो प्लानिंग होती है उसको डेवलप करने की बात करता है, ठीक है। जो लोकल लेवल पर जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनके डेवलपमेंट को लेकर उनको वो रिस्पॉन्स करता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट को हर चीज नहीं पता होगी, वहां पर लोकेट करना रिसोर्सेज को, ये किसका काम होता है, लोकल गवर्नमेंट का। फिफ्थ क्या बोला जाता है, लोकल पार्टिसिपेशन करना डेवलपमेंट एक्टिविटीज में। जब वहां पर पॉलिटिकली लोकल गवर्नमेंट होगी, जब काफी लेवल में गवर्नमेंट होगी, तो हर एक कल्चर को, हर एक रिलीजियस को क्या करा जाएगा, पार्टिसिपेट किया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये फिफ्थ हो गया। अब उसके बाद जो रजनी कोठारी है वो क्या करते हैं, वो कुछ लिखते हैं डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में, बताते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन एक अल्टरनेटिव सिस्टम है किसका, गवर्नेंस का, जो बेस्ड होता है पीपल सेंट्रिक अप्रोच पर, ठीक है। कि मतलब ये लोगों के ऊपर ध्यान रखता है। मतलब पहले इसके लिए कोई गुड्स, इकोनॉमिक, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके लिए है लोग, कि लोगों की जो नीड्स है उनको पूरा किया जाए, ठीक है। ये क्या करता है, जो लोकल लेवल पर प्रॉब्लम आती है उनको सॉल्व करता है। अब हम डायमेंशन पढ़ते हैं, कौन कौन से डायमेंशन है किसके, डिसेंट्रलाइजेशन के, लोकल गवर्नेंस के। पहला है पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन। पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या होता है, जो पॉलिटिकल पावर होती है, जो उनका काम होता है, जो ऑफिसेस होते हैं किसके, मिनिस्टर्स के, उनको हम क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं लोअर लेवल पर, स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर, ठीक है। तो ये हुआ पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन। एंड देन उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन, जहां पर हम क्या करते हैं, जो अथॉरिटी है, जो आपकी गवर्नमेंट है, उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, उसका जो काम है, उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। जो उनका काम है उसको क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिससे वो क्या कर सके, प्रोवाइड कर सके बेटर फैसिलिटी, लोगों को अच्छी सर्विसेज दे सके, उनके लिए क्या हो सके, रिस्पॉन्स कर सके। बॉटम टू अप अप्रोच होती है ये आपकी गवर्नेंस की। मतलब कि हम नीचे ग्राउंड लेवल पर फोकस करते हैं, नीचे का होता है ना, जो लोअर लेवल होता है, ग्रास रूट जो लेवल होता है, वहां पर हम डेवलपमेंट करने की बात करते हैं, हम नीचे से ऊपर आने की कोशिश करते हैं इसके अंदर, ठीक है। आगे क्या होता है, फंक्शनल। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर फंक्शन को, ठीक है, जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यहाँ पर स्ट्रेंथ करने की कोशिश करते हैं किसको, पार्टिसिपेटिव डेवलपमेंट को, ठीक है, कि कैसे इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं सभी लोग, ठीक है। हर एक टायर्स में गवर्नमेंट को एक्टिविटीज को क्या कर देते हैं, अलॉट कर देते हैं। फाइनेंशियली डिसेंट्रलाइजेशन, इसके अंदर जो पावर होती है, जो टैक्स करने की, फाइनेंशियली बात करेंगे, फंड की, पैसे की, एक्सपेंडिचर की, ठीक है, इनको क्या कर देते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कि टैक्स लेने की जो पावर है वो हमारी लोकल गवर्नमेंट के पास भी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है, और स्टेट गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। तो मतलब कोई एक ऐसी गवर्नमेंट नहीं है, एक ऐसी लेवल की गवर्नमेंट नहीं है जो कि सारा फाइनेंशियली इकट्ठा करके बैठी है, ठीक है। तो ये हुआ फाइनेंशियली डिसेंट्रलाइजेशन। अब चलते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कहां से आता है ये डिसेंट्रलाइजेशन जो पैटर्न है इंडिया में, इसकी शुरुआत कहां से, बैकग्राउंड कहां से है। तो इसको जानने के लिए हमको जाना पड़ेगा ब्रिटिश कॉलोनिज्म पीरियड में, ठीक है। अब क्या होता है कि लॉर्ड मायो रेजोल्यूशन आता है कब, 1870 में। कब आता है, 1870 में, जिसमें बात की जाती है डिसेंट्रलाइजेशन को ऊपर लेकर आने की। यहाँ पर म्युनिसिपल इंस्टीट्यूशंस की बात की जाती है, ठीक है, कि कैसे हम जो इंडियंस है उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं किसके अंदर, लोकल गवर्नेंस के अंदर। किसके अंदर बोला गया है, लॉर्ड मायो रेजोल्यूशन के अंदर। कब आया था, 1870 के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं, लॉर्ड रिपन रेजोल्यूशन, ये कब आता है, 1882 के अंदर। कब आता है, 1882 के अंदर। इसके अंदर स्ट्रांगली सपोर्ट किया जाता है किसको, डिसेंट्रलाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को बनाने की बात की जाती है। तो पहला हमने रेजोल्यूशन क्या पढ़ा, मायो रेजोल्यूशन, ठीक है, जो कब आया था, 1870 के अंदर। इसके अंदर म्युनिसिपल कोऑप इंस्टीट्यूशंस की बात की जाती है, लोकल जो इंडियंस है उनको लोकल गवर्नमेंट के अंदर इन्वॉल्व करने की बात की जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड रेजोल्यूशन की बात करी, जो रिपन रेजोल्यूशन आता है 1882 के अंदर। ये सपोर्ट करता है डिसेंट्रलाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन को और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को बनाने की बात करता है। आगे चलते हैं, फिर आती है हमारी डिसेंट्रलाइजेशन कमीशन रिपोर्ट, जो कि 1909 के अंदर आती है। ये रिपोर्ट फेवर करती है किसको, लोकल गवर्नमेंट को, ठीक है, किसको, लोकल गवर्नेंस को,
ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1935 इन्होंने भर के सपोर्ट करा किसको, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, ठीक है। तो आपने देखा जो ब्रिटिश थे उन्होंने काफी सपोर्ट किया था किसको, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, कोई एक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस की। जब भारत को आजादी मिल जाती है तो उसके बाद क्या सीन था इसका, डिसेंट्रलाइजेशन का। महात्मा गांधी जो कि काफी इंपॉर्टेंस देते थे डिसेंट्रलाइजेशन की, वो बात करते थे हम सेल्फ रिलायंस बने, ठीक है। जो विलेज है, विलेज लेवल पर हम सेल्फ रिलायंस बने, जो गांव है वो डिपेंड ना रहे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है। इसलिए आर्टिकल 40 के अंदर क्या करा जाता है, पंचायती राज को बनाने की बात की जाती है। उसके लिए कुछ प्रोविजन डाले गए हैं कि हर विलेज में क्या होना चाहिए, पंचायती राज होना चाहिए। आगे चलते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि 1952 के अंदर लॉन्च हुआ था। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, यहाँ पर रूरल लोकल गवर्नेंस को प्रमोट किया जाता है, ठीक है, प्रमोट किया जाता है। आगे चलते हैं बलवंत राय मेहता कमेटी, ये कब आती है, 1957 के अंदर आती है। ये कमेटी क्या करती है, रिकमेंड करती है कि 3 टायर सिस्टम होना चाहिए, किसके अंदर, रूरल, गांव की बात कर रहे हैं हम, ये बात ध्यान में रखना, रूरल लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। उसके अंदर क्या कहते हैं कि 3 टायर सिस्टम होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला पार्षद होना चाहिए, ब्लॉक लेवल पर पंचायती समिति होनी चाहिए और विलेज लेवल पर पंचायत होनी चाहिए। क्या बोला, जिला पार्षद, डिस्ट्रिक्ट, पंचायत समिति, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, विलेज लेवल, ठीक है। और ये जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो कि बलवंत राय मेहता कमेटी ने रिकमेंड किया था, ये पहली बार स्टैब्लिश किया गया था 1959 के अंदर राजस्थान के अंदर, ठीक है जी। आगे चलते हैं, अशोक मेहता कमेटी अपॉइंट की जाती है 1977 के अंदर, जब जनता पार्टी आती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, रिकमेंड करती है कि देखो आपने जो 3 टायर सिस्टम बनाया है ना, जो कि अभी आगे बात किया हमने, बलवंत राय मेहता कमेटी ने रिकमेंड किया था कि 3 टायर सिस्टम होना चाहिए, तो इसको ये रिप्लेस करके क्या करती है, 2 टायर सिस्टम में बदल देती है, जहां पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला पार्षद होना चाहिए और बेस लेवल पर मंडल पंचायत होनी चाहिए, ठीक है जी। फिर उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने काफी कमेटीज को क्या करा, अपॉइंट करा और काफी कुछ कैसे वो स्ट्रेंथ कर सकती है, किसको, डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट कर सकती है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को काफी कमेटीज को इंक्लूड किया। तो काफी कमेटी है जो कि अपनी रिकमेंडेशन देती है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट रूरल डेवलपमेंट, जिसको कार्ड बोलते हैं, ये 1985 में आई थी, ठीक है। LM लिंग सिंघवी कमेटी 1986 के अंदर, सरकारी कमीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1988 के अंदर, ठीक है। ये सब क्या करती है, सब कमेटी अपनी रिकमेंडेशन देती है कि कैसे आपको क्या करना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद एट द लास्ट 1992 के अंदर हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस लेकर आए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है, जिसमें हम क्या करते हैं 73rd और 74 अमेंडमेंट करते हैं, जिसके अंदर हम एक एक्ट, एक नया कानून पास करते हैं, जहां पर हम लोकल लेवल पर पंचायती राज को बनाते हैं और रूरल लेवल पर पंचायती राज सिस्टम को बनाते हैं, एंड उसके बाद हम जो अर्बन लेवल है उसको वहां पर म्युनिसिपलिटीज को बनाते हैं, ठीक है। तो हो गया ये हमारा पूरा सिस्टम कि कैसे आया था। अब हम पढ़ते हैं कि कुछ फीचर्स पढ़ते हैं 73rd और 74 अमेंडमेंट के, क्या फीचर क्या है, क्यों होना चाहिए, ऐसा क्या इंपॉर्टेंस है इसके अंदर। पहले तो 3rd टायर सिस्टम होता है, ठीक है, 3rd टायर सिस्टम होता है, लोकल लेवल, ब्लॉक लेवल पर, बेस लेवल पर, ये सब होता है। लेकिन अगर कोई ऐसी स्टेट है जहां पर 20 लाख से कम पॉपुलेशन है, वहां पर 2 टायर सिस्टम होगा। रेगुलरली इलेक्शन होते हैं, ऐसा नहीं है कि 50 साल में एक बार इलेक्शन हो रहे हैं, नहीं। जो यहाँ पर सरपंच होते हैं उसका भी 5 साल में इलेक्शन होते हैं, जो यहाँ पर वार्ड मेंबर होते हैं उनके भी, ठीक है। रिजर्व सीट रिजर्व की जाती है, SC के लिए भी, STs के लिए भी और वुमेन के लिए भी 1/3 सीट रिजर्व की गई है, किसके अंदर, इनके अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, ऐसा नहीं है कि जो हमने सरपंच को चुना है वो ही आगे जाके MLA को चुनते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। वो क्या करते हैं, उनके डायरेक्टली इलेक्शन होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम मेंबर को चुन रहे हैं और मेंबर फिर सरपंच को चुन रहा है, नहीं, हम डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। स्टेट
इलेक्शन कमीशन क्या करती है, स्टैब्लिश करती है इलेक्शन को, ठीक है। जो इलेक्शन कमीशन होती है जो कि इंडिपेंडेंट है, जिसके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, वो क्या करती है, इनके इलेक्शन को कंडक्ट करती है और इंश्योर करती है कि फेयर तरीके से, इम्पार्शियल तरीके से इनका क्या हो, इलेक्शन हो। स्टेट फाइनेंशियल कमीशन ये क्या करती है, सेटअप करती है, हर 5 साल में रिव्यू लेती है फाइनेंशियल पोजीशन की, इनकी जो पोजीशन है वो ठीक तो है, एग्जामिन करती है। डिवोल्यूशन ऑफ पावर, इनकी पावर को डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, कि ये जो पंचायत है वो 29 फंक्शंस के ऊपर, 29 आइटम्स के ऊपर अपना कानून बना सकती है। म्युनिसिपैलिटीज वो अपने 18 मैटर्स के ऊपर कानून बना सकती है, इनके पास पावर है। ग्राम सभा और वार्ड मेंबर, ग्राम सभा जहां पर विलेज असेंबली होती है, हर एक 18 से ऊपर का नागरिक क्या करता है, इसके अंदर आता है और डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। वार्ड कमेटी होती है, उसी के अंदर ये क्या होता है, पार्टिसिपेशन होता है, ग्रास रूट लेवल पर डिसीजन मेकिंग होता है किसका, लोगों का। अब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को पढ़ते हैं, जो गांव में पंचायत होती है उसको हम देखते हैं कि क्या है उसके अंदर। तो ये 73rd अमेंडमेंट इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस करी गई थी, जिसके अंदर हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को डालते हैं। ग्राम सभा यहाँ पर बेसिक यूनिट होती है, जो कि क्या है, ये एक मीटिंग होती है जहां पर हर एक 18 से ऊपर का नागरिक पार्टिसिपेट करता है, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ग्राम सभा जहां पर रेगुलरली मीटिंग होती है, जो भी आप कानून लेकर आओगे इंप्लीमेंट कराने से पहले लोगों से पूछा जाता है। 11 शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 29 सब्जेक्ट किसके पास है, पंचायती राज के पास है, कि वो इन सभी के ऊपर, इन सब सब्जेक्ट के ऊपर क्या कर सकता है, अपना कानून बना सकता है, ठीक है जी। आगे चलते, रिजर्वेशन सीट रिजर्व की जाती है, क्या सीट मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए और वुमेन के लिए। और इससे क्या हुआ है कि जो लोग हैं, ये जो एससी है, एससी और वुमेन है, ये क्या करने लगे, ये पार्टिसिपेट करने लगे इलेक्शन के अंदर, और जो इनके डेवलपमेंट इश्यूज है ना उनको एक्टिवली एड्रेस करने लगे हैं, ठीक है। फाइनेंशियली ऑटोनॉमी, मतलब इनके पास फाइनेंशियली पावर नहीं, ये सबसे बड़ा चैलेंज है इनके ऊपर, ठीक है। और ये क्या करते हैं, इंप्रूव करने की जरूरत है कि इसको पीआरआई जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, इनको प्लानिंग जो होती है इनकी वो इंप्लीमेंट कराने की कैपेबिलिटी नहीं है, ठीक है। इनोवेट कराना रिसोर्सेज को, वो भी उसके ऊपर इतना कोई इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। और फाइनेंशियली जो बेस है उसको स्ट्रेंथ करना चाहिए कि फाइनेंशियली इतना डिपेंड ना रहे स्टेट्स के ऊपर, ठीक है। तो इनको क्या बनाना चाहिए, इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए। और अगर इनको जो पीआरआई है ये कुछ एफर्ट करे ना, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर इनको कुछ भी डेवलपमेंट करना है तो ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं जैसे एनजीओ, इनके साथ क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, ठीक है, फाइनेंशियली जो कि ये डिपेंड ना रह सके। अब कंक्लूजन में हम देखते हैं कि देखो काफी बड़े चैलेंज भी है और काफी अच्छा भी है, ठीक है। जो पंचायती राज सिस्टम है, इतने सारे चैलेंजेस होने के बावजूद फाइनेंशियली दिक्कत है, ठीक है, इतना कुछ होने के बाद भी कुछ अच्छी चीजें भी है, कुछ बेकार भी है। रेगुलर इलेक्शन होते हैं, पार्टिसिपेशन इंक्रीज किया जाता है, वुमेन जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उनको एम्पावर किया जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा जो है ना वो दिक्कत है, बस डिस्ट्रीब्यूट जो पावर को लेकर है ना वो थोड़ा सा दिक्कत है, फाइनेंशियली ऑटोनॉमी। अगर इन सबको क्या करा जाए, एड्रेस किया जाए और इफेक्टिवली अगर पीआरआई काम करेगी तो ये सारी चीजें खत्म हो सकती है और जो हमारी पंचायती राज है वो डेवलप हो सकती है। अब हम पढ़ते हैं अर्बन लोकल बॉडीज। अर्बन लेवल पर जो शहर का होता है, ठीक है, शहर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो इसके लिए भी काफी चैलेंजेस है। पहला क्या है कि इनके यहाँ पर ना कोई यूनिफॉर्म जुरिडिक्शन नहीं है, मतलब कोई यूनिफॉर्म हमने ये नहीं डाला हुआ कि ये काम ये करेगी, रोड ये बनाएंगे, ठीक है। कोई एक के ऊपर हमने क्या नहीं रखा है, जुरिडिक्शन नहीं रहा है कि किसी भी एक ऐसे रिप्रेजेंटेटिव का कोई दायरा नहीं है कि वो इस काम को करेगा, ठीक है। लैक ऑफ यूनिफॉर्म फंक्शनल जुरिडिक्शन है, ठीक है। लिमिटेड डिसीजन मेकिंग पावर, ये बहुत लिमिटेड होती है इनके पास क्या पावर, कि ये जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है ना इनके पास ज्यादा नहीं होती है, ठीक है। ये डिसीजन नहीं ले पाते इतना, तो ये भी सबसे बड़ी दिक्कत है इनके यहाँ पर, ठीक है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस, ये इंडिपेंडेंस आएगा सॉरी फाइनेंशियली डिपेंड होते हैं किसके ऊपर, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है। स्टेट इनको ग्रांट करती है तभी ये क्या करते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वीक मेट्रोपोलियन प्लानिंग कमेटी, मतलब जो यहाँ पर जो मेट्रोपॉलिटन कमेटी होती है, मतलब अगर हम सिटी लेवल की बात करते हैं तो मेट्रो है, ठीक है, काफी डेवलप
सिटी होती है, ठीक है, तो वहां पर ना प्लानिंग जो कमेटी होती है वो वीक होती है। जो मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी होती है वो इफेक्टिवली काम नहीं करती है, ठीक है, लेस अनकरेज होती है, इतना अटेंशन नहीं देती है जितना उसको अटेंशन देना चाहिए। पार्टिसिपेशन और मार्जिनलाइजेशन, जो ओबीसी है, एससी है, एसटीज है, वुमेन, इनका पार्टिसिपेशन बढ़ाना चाहिए, इनके लिए सीट रिजर्व करना चाहिए, जिससे क्या होगा, पॉजिटिव डेवलपमेंट हमको दिखेगा, ठीक है। और ये जो ग्रुप है इनको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए रैलीज में, और क्या करना चाहिए, अपनी राइट्स की मांग करना चाहिए। अब इतने सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन चैलेंजेस को हम अनदेखा कर ये भी देख सकते हैं कि पॉजिटिव डेवलपमेंट अब इस टाइम पर आए। अगर हम आज का जो सिनेरियो देखें ना, वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। जो मार्जिनलाइजेशन है, जो लोकल गवर्नमेंट है, वो धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही है, ठीक है। अब थोड़ा सा इनको इंप्रूव करने की जरूरत है, क्या, अपने फंक्शन को, ठीक है, इनको इफेक्टिवली काम करना पड़ेगा, और जो इनकी पावर है ना उसको इंश्योर करने की जरूरत है, ठीक है। और जो फाइनेंशियली दिक्कत जो इनको आ रही है, इसको ये एड्रेस करें, आगे लेकर आए, तभी इनका क्या हो सकता है, अच्छा काम हो सकता है। सो हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तो कमेंट सेक्शन में पूछें, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी।